हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वन शॉट के साथ में। फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के सेकंड पेपर में काफी वन शॉट हम आपको दे चुके हैं और आज हम लोग बात करने वाले भाई जीरो ग्रुप के बारे में। इसे आप जीरो ग्रुप कह लो, रेयर गैसेस कह लो, इनर्ट गैसेस कह लो। भैया जीरो का मतलब क्या है? जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनर्ट आदमी है, अक्रिय आदमी है। बोले ना तो हम क्रिया करने में इंटरेस्टेड हैं, ना हम तुम्हें मिलेंगे। कहीं बैठे हुए हैं सन्नाटे में मेरे भाई। भैया मिलेगा कौन आपको? जो रिएक्शन करने में इंटरेस्टेड होगा। जो इंटरेस्टेड ही नहीं है वो कहीं पड़ा हुआ, उसे क्या मतलब है भाई? ऐसा क्यों है भाई? तो देखो, दो आदमी थे, उनका नाम था कौशल और लुईस। कौशल और लुईस ने कहा था जिसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे बाहरी कोश में, भैया वो ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देगा और ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा। जैसे समझाते हैं हम आपको। मान लिया हम लिख दें नियॉन, तो नियॉन का नंबर होता है मेरे भाई 10। जब हम लोग इसका विन्यास बनाते हैं तो विन्यास बनता है 2 और 8। इनके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई? 8 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए ना तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं, ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, और ये अक्रिय हैं यानी बाबा है भाई। ठीक है। आर्गन का नंबर कितना होता? 18। इनका विन्यास बनता 2, 8 और 8। तो भैया ये भी किसी को इलेक्ट्रॉन ना तो देते हैं न लेते हैं मेरे भाई। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन का नंबर होता है 36। इनका विन्यास बनता है 2, 8, 18 और 8। चेक कर लो मेरे भाई, 18 और 10 28 और 8 36। इनके भी बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई। ठीक है। यानी ओवरऑल बात करें, अच्छा सर जी हीलियम की क्या बात है? तो देखो भैया, हीलियम का नंबर 2 है, इनका विन्यास भी 2 है। पहले कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये भैया 2 में ही संतुष्ट हो जाते हैं। इस वजह से ये भी अक्रिय हैं, ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना देते हैं भाई। ठीक है। तो अक्रिय गैसों का मतलब क्या होता है? जिनके बाहरी कोश में इतने इलेक्ट्रॉन हैं कि उन्हें किसी से इलेक्ट्रॉन लेने या देने की जरूरत नहीं है, वो अक्रिय गैसें कहलाती हैं। बिल्कुल आसान भाषा में हमने लिख दिया, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन मिलकर पीरियोडिक टेबल का जीरो ग्रुप बनाते हैं। ये सभी एलिमेंट गैस होते हैं जो कि एयर में उपस्थित होते हैं। इनमें से जो रेडॉन है मेरे भाई, ये हवा में नहीं पाया जाता, बाकी सारे हवा में पाए जाते हैं। इन्हें हम लोग नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस या रेयर गैसेस भी कहते हैं। और सबसे पहली जो डिस्कवर होने वाली रेयर गैस थी वो क्या थी? हीलियम थी भाई। ठीक है। रैमजे नाम था और क्या नाम था? ट्रेवर्स नाम था। रैमजे और ट्रेवर्स नाम के 2 आदमी थे। इन्होंने हीलियम को, नियॉन, क्रिप्टन, आर्गन, जिनॉन, ये सारे जितने भी थे इन सबको हवा से अलग किया। लेकिन जो रेडॉन है, नाम ही डॉन पीछे लगा हुआ है, तो डॉन नाम के यानी डॉर्न नाम के व्यक्ति ने इसे न्यूक्लियर रिएक्शन से बनाया भाई। ठीक। जैसे 88 नंबर रेडियम होता है, जब इससे एक अल्फा कण निकल जाएगा। अल्फा कण का मतलब होता है हीलियम। भैया 2 नीचे हीलियम का नंबर कितना होता है? 2 और भार कितना होता है? 4। इसे ही हम लोग अल्फा कण बोलते हैं भाई। ठीक। अगर सरल भाषा में कहें तो भैया जब हीलियम के ऊपर 2 पॉजिटिव होते हैं तब इसे हम लोग अल्फा पार्टिकल कहते हैं भाई। ठीक। तो जब इनसे 2He4 निकल जाएगा तो 88 का 86 यानी 86 नंबर रेडॉन बनेगा, और ऊपर 4 की कमी होगी यानी 86 का 282 इसका भार होगा मेरे भाई। ठीक है। तो इस तरीके से बाकी जितनी अक्रिय गैसें हैं वो सब वायुमंडल में मिल जाती हैं, रेडॉन नहीं मिलती है। तो इसे डॉर्न ने बनाया किससे भाई? रेडियो एक्टिव रिएक्शन के द्वारा अल्फा पार्टिकल को निकालकर इन्होंने न्यूक्लियर रिएक्शन कराई और इस तरीके से चीजें मिली मेरे भाई। ठीक है। पोजीशन ऑफ इनर्ट गैसेस इन पीरियोडिक टेबल। तो भैया पोजीशन की बात करें, जो आवर्त सारणी है उसमें ये कहां पाई जाती हैं? तो इन्हें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब कौन सा? जो 7th वाला ग्रुप है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या? जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का नंबर 17 है, इनके पास इलेक्ट्रॉन है 2, 8, 7। 7 इलेक्ट्रॉन है भाई। ये मरे जा रहे हैं कि कोई एक इलेक्ट्रॉन इन्हें दे ताकि इनके 8 हो जाए भाई। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए मरे जा रहे हैं, तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऐसे ही सोडियम का नंबर 11 है, तो इनका बनता है भैया 2, 8, 1। अब इनके पास 1 है, तो ये मरे जा रहे हैं, कोई एक इनका इलेक्ट्रॉन ले जाए भाई। तो ये प्लस बनाने के लिए हमेशा मरे जा रहे हैं, ले जाओ यार, ले जाओ भैया, राजा आदमी ले जाओ। तो ये क्या है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं। ये भिखमंगे हैं, किसी से लेंगे तो इनके ऊपर माइनस आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। और एक भिखमंगा है, एक राजा है, उनके कहीं बीच में फिट होगा उदासीन, बोले मैं तो बाबा हूं, ना इलेक्ट्रॉन लेने में भरोसा रखता हूं ना देने में। तो ये उस तरीके के आदमी है भाई। ठीक है। तो हमने यहां पे लिखा भाई, इन्हें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो 7th वाला ग्रुप है वो, और मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो 1st वाला ग्रुप है, उनके बीच में रखा गया है। और इनर्ट गैसेस हैलोजन और एल्कली मेटल के बीच में ब्रिज बनाती हैं। जो भैया माइनस वाले होते हैं, भिखमंगे होते हैं, उन्हें हम लोग हैलोजन कहते हैं।
ठीक है भाई। और जो पॉजिटिव वाले होते हैं, राजा लोग होते हैं, उन्हें एल्कली मेटल कहते हैं। और इनके बीच में बैठे हैं जो उदासीन वाले, न्यूट्रल वाले बैठे हुए हैं, तो ये इन दोनों को जोड़ने का काम करती हैं, यानी ब्रिज यानी सेतु बनाने का काम करती हैं। जैसे ये हैलोजन है मेरे भाई, ये देखिए हैलोजन में कौन कौन आता है बताओ भैया? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्ट्रेटिन, ठीक 9 नंबर है इनका। तो यहां देखो हीलियम के बाद नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। इनका देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। आप चेक कर लो मेरे भाई। 85 नंबर, 86, 87, 53, 54, 55, 35, 36, 37, 17, 18, 19, 9, 10, 11, ऐसे तो चल रहा है मेरे भाई। तो इस तरीके से ये बीचों बीच में है, दोनों को जोड़ने का काम कर रही है, ब्रिज बना रही। अतः एलिमेंट के इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के आधार पर यह पोजीशन ठीक है मेरे भाई। जैसे अगर हम विन्यास बनाएं तो भैया एक हैलोजन का बना दे रहा है, फ्लोरीन का नंबर कितना होता है? 9। तो विन्यास कैसे बनेगा? आपको अबाउ का नियम पता होना चाहिए भैया, पढ़ाया था फर्स्ट सेमेस्टर में। क्या होता है बताओ? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। तो 9 तक का बनाना है तो 1s2, 2s2, 2p5। फिर जब नियॉन यानी अक्रिय गैस का बनाओगे तो 1s2, 2s2, ये 5 है मेरे भाई, ये 2p6 हो जाएगा। क्यों? इसका नंबर 9 है तो 2 2 4 और 5 4 9। इनका 2 2 4 4 और 6 10 होगा भाई, ठीक। इनका 11 बनाओगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 2 2 4 6 10 और 3s1, क्योंकि 2 2 4 6 10 और 1 11 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप विन्यास के आधार पर भी चेक करोगे तो यहाँ 5 हैं, यहाँ 6 हैं, यहाँ 6 के बाद एक और है। तो इस तरीके से मेरे भाई ये बिल्कुल सही पोजीशन पर रखे हुए हैं, जो कि अक्रिय गैसें हैं। एक भिखमंगा, एक राजा उनके बीच में रखा गया। इनके कुछ लक्षणों की बात करें तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी इनका विन्यास कैसे बनाओगे, तो अभी हमने आपको बना के भी दिखा दिया कि हीलियम का नंबर ही 2 है तो 1s2, इनका 10 है तो 1s2, 2s2, 2p6, 2 2 4 6 10 हो जाएगा। इनका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18 हो जाएगा। इनका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 10 28, 2 30 और 6 36 हो जाएगा। ऐसे इनका बनेगा 54, 2 2 4 6, 2 2 4 और 6 10, 10 और 2 12, 6 18, 10 28, 2 30, 6 36, 10 46, 2 48 और 6 54 का बन जाएगा। अच्छा, जब 86 का बनाना है मेरे भाई तो इसे हम अक्रिय गैस के टर्म में बना सकते हैं, क्योंकि 54 नंबर तक तो जिनॉन है ही। तो आप पीछे का जो विन्यास है वो यही है जिनॉन वाला, उसके आगे का बनाओगे तो 54, और भैया 54 और 14 कितना हो जाएगा बताइए? 68, 68 और 10 हो जाएगा 78, 78 और 2 कितना हो जाएगा? 80 और 6 86 मेरे भाई, ठीक। आपको नहीं जिनॉन लिखना है, पीछे का जो पूरा विन्यास जिनॉन वाला है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो भाई, ठीक है। तो इस तरीके से इसका बन जाएगा विन्यास मेरे भाई। फिर आइसोलेशन ऑफ इनर्ट गैसेस फ्रॉम एयर। अभी आपको बताया रैमजे और ट्रेवर्स नाम के 2 आदमी हैं जिन्होंने हवा से अक्रिय गैसों को अलग किया। तो कैसे किया मेरे भाई? इसके लिए इन्होंने 2 केमिकल मेथड का इस्तेमाल किया। पहला केमिकल मेथड क्या है? देखो ये हवा है। अब हवा में कौन कौन होगा भाई? हवा में सबको पता है कि अक्रिय गैसें तो हैं, इनर्ट गैसेस, साथ में ऑक्सीजन है। हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं मेरे भाई श्वसन क्रिया में। नाइट्रोजन गैस भी उपस्थित है भैया, नाइट्रोजन गैस तो सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है। कार्बन डाइऑक्साइड है। हमें इन सबसे इसे अलग करना है अक्रिय गैसों को। तो इसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले इन्होंने KOS सोल्यूशन से पास कराया। क्यों कराया मेरे भाई? क्योंकि KOS से CO2 क्रिया कर लेती है। जब CO2 ने KOS से क्रिया कर लिया तो भैया K2CO3 सॉलिड है, अलग हो गया, पानी अलग हो गया, यानी CO2 वाला ड्रामा खत्म हो गया। अब क्या रह गया? अक्रिय गैसें रह गई, O2 रह गया, N2 रह गया। तो और हटाने के लिए हमने भैया रेड हॉट यानी इतना गर्म, तांबा की कतई खून की तरह लाल हो जाए, उसकी क्रिया कराई मेरे भाई। जब उसकी क्रिया कराई तो ऑक्सीजन ने इससे क्रिया करके CuO बना लिया, ये भी अलग हो गया। अब क्या बचा? अब खाली N2 बचा और इनर्ट गैसेस बची हैं। तो जो N2 और इनर्ट गैसेस हैं तो अब N2 को हटा दो। N2 को हटाने के लिए रेड हॉट कतई गरम गरम मैग्नीशियम भैया लेके आए, और मैग्नीशियम ने N2 से क्रिया करके मैग्नीशियम के साथ में भैया नाइट्रोजन जुड़ गया, Mg3N2 बना लिया, और फाइनली अपने पास सिर्फ बचा है इनर्ट गैसेस अलग हो गई हैं। यानी सरल भाषा में भैया रिएक्शनें करा करा के CO2 को हटा दिया, O2 को Cu से हटा दिया, CO2 के लिए भैया KOH उठा के ले आए, N2 के लिए Mg लिया और सब हट गया। आखिरी में क्या बचा? इनर्ट गैसेस मेरे भाई, ठीक है। ऐसे ही एक दूसरा केमिकल मेथड भी है। मान लिया आपको नहीं KOH अवेलेबल हो पा रहा है तो आप कैसे कराओगे? फिर भैया इनर्ट गैसेस हैं O2, N2, CO2। सबसे पहले
9:1 मिक्सचर ऑफ CaC2 और CaCl2 का मिक्सचर करा दो मेरे भाई। पहला वाला आसान है, आप उससे लिख सकते हो, वरना आप इससे भी लिख सकते हो भैया, ठीक। इससे होगा क्या, जो CaC2 होगा वो N2 से रिएक्शन करेगा, तो CaCN2 यानी कैल्शियम साइनाइड बनाएगा और साथ में भैया कार्बन बचाएगा। जो कार्बन होगा जो बनेगा तुरंत भैया, यहाँ O2 भी अवेलेबल है, तो ये कार्बन O2 से जुड़ जाएगा और CO बना लेगा, यानी एक नई गैस बन गई कि भैया अगर N2 तो हट गया लेकिन अभी CO2 बची हुई है। O2 तो भैया रिएक्शन कर ली O2 ने C से, तो O2 तो खत्म हो गई, लेकिन O2 ने जब C से रिएक्शन कर ली तो CO बना ली और इनर्ट गैसेस बची हुई है। यानी जब हमने इस मिक्सचर को पास कराया तो N2 तो डायरेक्ट हटा, लेकिन जो उसमें कार्बन बना उसने O2 को भी लपेट दिया, लेकिन एक नई गैस बन गई CO। तो अब CO और CO2 बचा, संग में इनर्ट गैसेस हैं। फिर भाई CuO भैया अवेलेबल करा दिया। जब CuO की रिएक्शन कराओगे तो भैया CO जो है O के साथ में CO2 बना लेगा और CO अलग हो जाएगा, तो CO का ड्रामा खत्म। CO2 है, एक CO2 और बनी, यानी सिर्फ CO2 और इनर्ट गैसेस बचेंगी। और इसके लिए वही KOH का सोल्यूशन अवेलेबल कराया, KOH से क्रिया कराई, K2CO3 पानी बन गया, केवल इनर्ट गैस बचेगी, बाकी सब अलग हो गया भाई, ठीक। तो इस तरीके से आप आसानी से जितनी भी इनर्ट गैसेस हैं उन्हें अलग कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। फिर सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। अब इनर्ट गैसेस तो मिल गई हमें, लेकिन उस इनर्ट गैसेस में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन सब है, तो हम उन्हें सेपरेट कैसे करेंगे, अलग कैसे करेंगे, तो उसके लिए दो फिजिकल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। पहला मेथड है डेवार्स कोकोनट चारकोल मेथड। भैया कोकोनट मतलब नारियल का, आपने ऊपर वाला जो खोपड़ा टाइप होता है मेरे भाई, उसे देखा आपने, जब उसे जला देते हैं तो भैया वो चारकोल कहलाता है, ठीक। और चारकोल क्या करता है, अपनी सरफेस पर गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमने क्या करा भैया, वायु है, वायु के अंदर देखो ऑक्सीजन तो रहेगी भाई, आप जहां भी जला रहे हो जलाने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए भाई, ठीक। साथ में N2 और अक्रिय गैस है, ठीक है। फिजिकल मेथड से हम इन्हें अलग करना, देखना कैसे कर सकता है। तो देखो भैया हमने क्या किया, -100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जलाया। जब जलाया चारकोल को मेरे भाई, तो कुछ गैसों को चारकोल ने एब्जॉर्ब कर लिया और कुछ को एब्जॉर्ब नहीं करा। किसे एब्जॉर्ब कर लिया, तो O2, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एब्जॉर्ब हो गई, हीलियम, नियॉन और नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं हुई, ठीक। अब 190 डिग्री पर और चारकोल ले आए तो फिर वही कहानी है, जो पहले वाले चारकोल पे क्रिप्टन और जिनॉन रह गया, दूसरे वाले पे O2 और AR यानी आर्गन अलग हो गया। अब हमने इन्हें अघा के गरम करा तो क्रिप्टन अलग हो गई और जिनॉन मेरे भाई अलग हो गई, ऐसे O2 अलग हो गई और AR अलग हो गई। सेम कहानी यहाँ है, यहाँ हीलियम, नियॉन और नाइट्रोजन ही था। -180 पे एक और चारकोल ले आए तो भैया हीलियम जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हुई और नियॉन जो है वो एब्जॉर्ब हो गई, तो अलग हो गई मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें अलग कर सकते हो। दूसरा फिजिकल मेथड भी है कि भैया हवा है, उसे ठंडा करा तो वो लिक्विड एयर हो गई भाई, ठीक। बहुत ज़्यादा ठंडी करोगे तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। भैया गैसों को अगर ठंडा करके अणुओं को पास लाओगे तो भैया वो लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे, तो लिक्विड एयर हो गई। इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी प्रभाजी आसवन कराया, अलग अलग किया इन्हें। जब अलग किया तो लिक्विड स्टेट में ये वाली गैसें मिल गई, O2, AR, KR और XC। गैस में मिल गई हीलियम, नियॉन और नाइट्रोजन, ठीक। इनका फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराया तो क्रिप्टन और जिनॉन अलग हो गए, O2 और AR अलग हो गए। इनका फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराया, प्रभाजी आसवन, प्रभाजी मतलब टुकड़े करना यार, अलग अलग करेंगे भाई, ठीक। तो KR अलग, XE अलग। इसे फिर ठंडा कर दिया लिक्विड नाइट्रोजन के साथ में, तो O2 अलग, AR अलग। इधर की बात करें मेरे भाई तो लिक्विड नाइट्रोजन में पास किया, He और Ne मिला, ठीक। क्योंकि नाइट्रोजन में पास कर दिया तो नाइट्रोजन का खेल खत्म हो गया, साथ में गैस है। फिर लिक्विड हाइड्रोजन में ठंडा किया तो He अलग और Ne अलग मेरे भाई, ठीक है। तो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो भैया तो टेलीग्राम पर आपको ये PDF दे देंगे, फिजिकल मेथड एक कोई भी मेथड आप देख लेना, इस तरीके से आप कर पाओगे, ठीक है। उपयोग की बात करें तो भैया देखो हीलियम बहुत ज्यादा हल्की गैस है, तो इसका उपयोग कहां होगा, हवाई जहाज में हो रहा है। जो भैया गुब्बारे गैस के लेके आते हो वो तभी तो उड़ पा रहे हैं क्योंकि मेरे भाई हल्की गैस है यार, भरने के लिए करते हैं क्योंकि हीलियम वायु से हल्की होती है। हवाई जहाज के टायरों में इस्तेमाल होती है, ठीक है। अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हीलियम रक्त में बहुत अधिक हाई प्रेशर पर भी नहीं घुलती, तो अगर आपको समुद्र में जाना है बहुत नीचे, तो समुद्र में नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ेगा, तो प्योर ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाओगे मरोगे, तो भैया क्योंकि प्रेशर बढ़ गया है, फट भी सकता है, तो उसमें हीलियम मिला देते हैं। ऐसे ही जो मरीज लोग होते हैं उनका जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है उसमें प्योर ऑक्सीजन नहीं होती है, उसमें भी हीलियम का मिक्सचर मिला देते हैं। क्योंकि ये मेरे भाई ये देखो O2 के मिक्सचर और हीलियम के मिक्सचर को सी डाइवर जो समुद्री गोताखोर होते हैं
वो भी इसका प्रयोग करते हैं भैया। ठीक, नियॉन क्या है? तो नियॉन में देखो बिल्कुल सरल भाषा में कहें, कोहरे को भेदने की क्षमता होती है। एयरपोर्ट वगैरह में जहां मतलब लाइटें वगैरह जो लगी होती हैं उनमें नियॉन लैंप का इस्तेमाल किया जाता है मेरे भाई। ठीक है, आर्गन क्या है? तो भैया आर्गन जो है आपने देखा होगा जो बल्ब आते हैं घरों में उनमें आर्गन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा वेल्डिंग वगैरह के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्रिप्टन और जिनॉन, क्रिप्टन और जिनॉन भी जो है वो लैंप वगैरह बनाने में इस्तेमाल हो जाते हैं। उसके अलावा विद्युत विसर्जन जो नलिका होती है, ठीक है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं, ऐसी ट्यूब को बनाने के लिए भी क्रिप्टन का इस्तेमाल करते हैं। जिनॉन का कोई वैसे विशेष उपयोग होता नहीं है। रेडॉन का उपयोग कैंसर रोग के उपचार में होता है। रेडॉन का प्रयोग किसी केमिकल अथवा बायोकेमिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म को जानने के लिए भी हम लोग करते हैं मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद इसमें कंपाउंड ऑफ जिनॉन है। ठीक है भैया, देखो अक्रिय गैसें हैं तो ये रिएक्शन तो नहीं करेंगी, लेकिन जब नहीं करेंगी रिएक्शन तो जबरदस्ती करवाएंगे। तो इसमें केवल एक जिनॉन ऐसा है जिसके कंपाउंड आपके काम में आ सकते हैं। जिनॉन के फ्लोराइड्स पहले हम लोग बात करते हैं। जैसे एक है जिनॉन डाई फ्लोराइड, इसमें दो मेरे भाई फ्लोरीन है तो जिनॉन डाई फ्लोराइड होगा। कैसे बनेगा? तो जिनॉन और फ्लोरीन को ले लेंगे, निकल की ट्यूब लेंगे, जिनॉन डाई फ्लोराइड बन जाएगा। प्रॉपर्टी की बात करें तो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, 140 पे गल जाता है, अच्छा फ्लोरिनेटिंग एजेंट होता है, पानी से रिएक्शन करता है तो XE यानी जिनॉन को ये अलग कर देता है मेरे भाई। ठीक है, हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तब भी जिनॉन अलग हो जाएगा। NO से रिएक्शन करेगा नाइट्रिक ऑक्साइड से तब भी जिनॉन अलग हो जाएगा और नाइट्रोसिल फ्लोराइड बनाएगा। स्ट्रक्चर की बात करें तो भैया जिनॉन से 2 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। वैसे तो जिनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते क्योंकि अक्रिय गैस है, लेकिन अब 2 ने बॉन्ड बना लिया तो 6 इनके पास इलेक्ट्रॉन है। स्ट्रक्चर देखने में सीधा लग रहा है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। इस पे हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण sp3d होता है। विन्यास की अगर हम लोग बात करें तो मेरे भैया विन्यास देखो जरा, अगर हम लोग विन्यास की बात करें तो देखो ये XE है। XE क्रिप्टन का नंबर 36, 36 और 10 46 और 2 48 और 6 54, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है भाई। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करेगा तो S में 2 होंगे, P में 5 होंगे और D में 1 हो जाएगा। इसीलिए मेरे भाई एक S है, P कितने हैं 3 है और D 1 है, इसलिए sp3d संकरण है भाई। ठीक है, अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 6 तो इलेक्ट्रॉन है और जो 2 इलेक्ट्रॉन है उन्होंने भैया साझेदारी कर रखी है। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हमें दिखाने हैं। ये हैं 8 इलेक्ट्रॉन, ये देखो इनके 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 फ्लोरीन वालों ने साझेदारी कर रखी है। तो ये भैया 2 1 और 2 ऐसे करके दिखेंगे फ्लोरीन वाले, और ये 2 2 2 जो है ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसे हम लोग कहेंगे त्रिभुज की आकार में दिख रहा है तो ट्राइगॉन यानी ट्राइगोनल, और ये पिरामिड की बाई पिरामिडल, यानी देखो एक तो ट्राइगॉन बन गया ऐसे करके ट्राइगॉन। अब एक फ्लोरीन ऊपर होगा तो इस तरीके से ऊपर एक पिरामिड आएगा, एक फ्लोरीन नीचे होगा तो एक पिरामिड नीचे आएगा, तो इस तरीके से त्रिभुज, और एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। टेट्राफ्लोराइड में भैया जिनॉन से 4 फ्लोरीन जुड़ जाएंगे। ठीक, वही कहानी है। XE की आपकी 2F2 से क्रिया कराएंगे, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड बनेगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, 49.5 पे ये गल जाता है। इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हैं XE बनता है, Hg से कराते हैं XE बनता है, Ki से कराते हैं तो XE बनता है, और पानी से कराते हैं तब भी XE। यानी जितनी भी रिएक्शन ज़्यादातर होती हैं इनकी जिनॉन वाले कंपाउंड्स की, उसमें जिनॉन ही अलग हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो यह sp3d2 हाइब्रिडाइज होता है भाई। ठीक है, जिनॉन का फिर वही स्ट्रक्चर, अब की 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, 2 चले जाएंगे तो मेरे भाई 2 और 2 4 जोड़े में हैं और 4 खाली हैं। ठीक, देखो 1 S 3 P और 2 D, तो sp3d2 इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। भैया 4 जोड़े में है, 4 खाली हैं, तो 2 और 2 जो जोड़े वाले हैं वो ऊपर नीचे दिखेंगे और चारों तरफ बॉन्ड दिखेंगे। तो बॉन्ड का मतलब ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर प्लेन पे बना हुआ तो स्क्वायर प्लेन इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। जिनॉन हेक्साफ्लोराइड की बात करें तो भैया आपकी 6 जुड़ जाएंगे तो XeF6 हो जाएगा। सब में निकल धातु का तो इस्तेमाल करेंगे ही। ये भी कलरलेस है, क्रिस्टलाइन है यानी क्रिस्टल की फॉर्म में पाया जाता है। मेल्टिंग पॉइंट 49.5 होता है। जब ये SiO2 यानी सिलिका से रिएक्शन करता है तो XeO2F2 बनाता है। अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यानी ऑक्सीकारक का ये काम करता है मेरे भाई। ठीक है, ऑक्सीकारक कौन होता है? जिसका अपचयन हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन से क्रिया करी XE बना लिया भाई। ठीक, स्ट्रक्चर की बात करें मेरे भाई तो पहला sp3d था, दूसरा sp3d2 था और ये sp3d3 बनाएगा। अब की 3 इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, 3 करेंगे तो भैया जोड़ा केवल 1 बचेगा और 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन खाली हो जाएंगे। जब खाली हो जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन भैया जो है बॉन्ड बना रहे हैं।
एक खाली जोड़ा खाली है। ये 5 को कहते हैं पेंटागन यानी पेंटागोनल, और एक एफ ऊपर है तो पेंटागन बनेगा 5 वाला स्ट्रक्चर यहां और एक एफ ऊपर, तो ऊपर की तरफ पिरामिड आएगा यानी पेंटागोनल पिरामिडल इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो इसमें ये पूरा है भाई। इस यूनिट में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और जीरो ग्रुप है, तो हमने जीरो ग्रुप को पूरा कवर कर दिया है मेरे भाई। कोशिश है आने वाले 6-7 दिनों के अंदर पूरे सेकंड पेपर का आपको वन शॉट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि केवल इसमें एस ब्लॉक बचा है, एक हीमोग्लोबिन वाला पार्ट है जिसमें जो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला मामला है, जिसमें सारे जो एलिमेंट्स वगैरह हैं, हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, वो सब एक वन शॉट कोशिश है कल तक देते हैं आपको। उसके अलावा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक बचेगा, मिला के पूरा एक वन शॉट बना देंगे जितने हमने वन शॉट कराए हैं, और पूरा सेकंड पेपर आपका खत्म हो जाएगा भाई। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा भाई। ठीक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, और अगर आप कोर्स में देख रहे हो तो यहीं पर पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। नोट्स बना डालो, मन लगा के पढ़ डालो। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।